हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। यानी कि बेसिकली देखो, सबसे पहले मतलब समझते हैं अपन परमिसिबल स्ट्रेसेस का होता क्या है। कि जब भी अपन लोडिंग की बात करेंगे, कोई भी अपन स्ट्रक्चर जो बनाने वाले हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर, यानी कि डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर रेनफोर्समेंट मेंबर रहेंगे। तो उन मेंबर्स के अंतर्गत जो भी मेरा लोड आएगा, ठीक है, उस लोड की वजह से क्या होता है, हमेशा मेंबर के अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, ठीक है। अब अपन को कितना उस कंक्रीट के अंदर परमिट करना है कि यदि इतना स्ट्रेस आ जाए तो मेरा मटेरियल सेफ रहेगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस, ठीक है। अब कंक्रीट के अंदर कौन कौन से स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, ठीक है, कितनी उसकी लिमिट रहेगी, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, कंक्रीट के अंदर कौन कौन से स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, द कंक्रीट मे बी सब्जेक्टेड टू, द concrete may be subjected to, कौन कौन से स्ट्रेस हैं। पहले स्ट्रेस की अपन बात करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस। कौन सा भाई, डायरेक्ट स्ट्रेसेस, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो डायरेक्ट स्ट्रेस है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस के अपन दो पार्ट में मान के लिखते हैं, तो डायरेक्ट कंप्रेशन और एक मेरा क्या रहेगा, डायरेक्ट टेंशन। तो फर्स्ट वन में क्या हो गया, डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेसेस के अंदर क्या हो गया, डायरेक्ट कंप्रेशन एंड डायरेक्ट टेंशन। अब इनको कैसे समझते हैं, पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे। मान लिया कि मैंने एक कंक्रीट का एक कोई भी मटेरियल है, मेंबर बनाया, का मेंबर को कास्ट किया, ये कोई मेंबर है, ठीक है। ये क्या है भाई, कोई मेरा एक मेंबर है। इस मेंबर के अंदर मैंने पहले क्या लगा दिया, एक्सियल लोड। वैसे इस डायरेक्ट को अपन एक्सियल भी बोल सकते थे, एक्सियल स्ट्रेसेस, ठीक है। यदि मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया भाई, कंप्रेशन लगा दिया दोनों तरफ से, ठीक है। दोनों तरफ से मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ और इसको प्रेस कर रहा हूँ, ठीक। तो ये मेरी कोई बीम थी। यदि मैं इसके क्रॉस सेक्शन की बात करूँ, यदि इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा भाई, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, बी इसकी विड्थ हो गई और डी इसकी डेप्थ हो गई, यहाँ से यहाँ तक की। तो इसके अंदर जो डायरेक्ट स्ट्रेस रहेगा वो उसका वेरिएशन क्या रहता है, हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। क्या रहता है भाई, यूनिफॉर्म रहता है। मान लीजिए स्ट्रेस जो फोर्स की वैल्यू है वो P है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, V इंटू डी। कोई रेक्टेंगल बीम है तो उसके अंतर्गत, तो इसके अंदर जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो कैसे होंगे भाई, वो अपन मान के चलते हैं कि जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं, जब भी अपन यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, ये मेरे क्या हो गए, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गए, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। यदि इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा मेरा, P/A, यानी कि फोर्स अपॉन में एरिया। उसी तरह से मैं डायरेक्ट टेंसाइल की बात करूं, यदि यही मेरा मेंबर सेम है, इसी मेंबर को मैं ले लेता हूं, इसी मेंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एक मेरा मेंबर है, इस मेंबर के अंदर मैंने क्या लगा दिया, अब की बार टेंसाइल फोर्स लगा दिया। तो टेंसाइल मतलब बाहर की तरफ मैंने दोनों पुल लगा दिया। फर्स्ट में पुश लगाया, अब की बार पुल लगा दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है अगेन, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे। अब इसके वेरिएशन को आप चाहो तो सेम डायरेक्शन के अंदर भी दिखा सकते हो, इधर की तरफ या फिर इस तरफ ही दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब ये कौन सा स्ट्रेस जनरेट हुआ है, इसके अंदर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो गए, ठीक है। ये कौन से हो गए, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस इसके अंतर्गत जनरेट हो गए। तो एक स्ट्रेस तो मेरा ये है जो कि स्ट्रक्चर के अंतर्गत सब्जेक्टेड रहता है, ठीक। कंक्रीट इस केस में क्या लग रही थी, डायरेक्ट स्ट्रेसेस के अंदर आ रही थी, ठीक है। ये मेरे हो गए डायरेक्ट स्ट्रेसेस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस, सेकंड, ठीक है। एक तो अपने कंक्रीट के अंदर डायरेक्ट कंप्रेशन लग सकता है, एक डायरेक्ट टेंशन लग सकता है, एक होता है अपना बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है। तो देखो बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होता है भाई, अपन ने कोई एक बीम लिया, मान लिया कि कोई बीम सेक्शन है, तो इसके ऊपर मेरे को डायरेक्ट लोड कैसे लगाना है भाई, ट्रांसवर्स डायरेक्शन से लोड लगाना है। ट्रांसवर्स का मतलब समझते हैं, यानी कि ऊपर से, यानी कि यदि ये इसकी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इसके ऊपर यदि कोई लोड लग रहा है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लोड। तो इस ट्रांसवर्स लोड की वजह से ये बीम क्या हो जाएगी, मेरी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, ये बीम मेरी क्या हो जाएगी, ये इसका मान लिया कि मैंने सेंटर है, तो डिफ्लेक्ट किस तरह से होगी भाई, ये वाला जो पोर्शन है इसका वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, ऊपर से शॉर्ट हो जाएगी और नीचे की तरफ बढ़ जाएगी। कुछ इस तरह का ये सेक्शन यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। और ये
ठीक है। तो इस तरह से मेरी क्या हो जाएगी, ये बीम हो जाएगी यहाँ पे पूरा। क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी, ठीक है। तो ये बीम मेरी इस तरह से डिफ्लेक्ट हुई थी। अपन को कहाँ देख रही है, ऊपर से अपन ने लोड लगाया, सीधा से बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ये मेरा मेंबर है, इस मेंबर को ऐसे लोड लगाया तो ये ऊपर की तरफ से ऐसे होल्ड हो गया है, ठीक। वही तो क्रॉस सेक्शन की जब बात करेंगे तो क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है इसका भाई, बी एन टी डी। क्रॉस सेक्शन तो क्या हो गया, बी और डी, वेट तो डेप्थ ही है। ये जो एक्सिस जा रही है इसकी, इस एक्सिस को अपन क्या कह देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रल एक्सिस। क्योंकि देखो ऊपर के जो पोर्शन अपन देख रहे हैं, ऊपर का जो जोन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, पास पास आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो जनरेट हो रहा है मेरा कंप्रेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वो क्या रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, मेरा टेंशन जनरेट हो रहा है। तो यदि मैं इसको पूरे वेरिएशन को मैं दिखाता हूँ, तो टॉप पे तो क्या हो रहा है भाई, कंप्रेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो रही है, धीरे धीरे क्या वैल्यू कम होती जा रही है, और न्यूट्रल एक्सिस पे 0 हो रही है। उसके बाद में जो मेरा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो इसी वेरिएशन को मैं यहाँ पे इस तरह से वेरिएशन को दिखा दूंगा। तो ये बेसिकली स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका, ठीक है। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दिख रहा है अपन को भाई, यहाँ पे क्या लगा हुआ है भाई, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऊपर तो क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और कंप्रेशन किसकी वजह से आया है, बेंडिंग की वजह से आया है। यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा वो कैसा आएगा, टेंसाइल। ये क्या आ जाएगा भाई, टेंसाइल स्ट्रेस। तो जब भी अपन बेंडिंग की बात कर लेते हैं तो बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब कितना आपको परमिट करना है बेसिकली इसके अंतर्गत, देखो जब भी अपन बीम की बात करते हैं तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो बीम के अंदर जो कंक्रीट है, जो कंक्रीट ऊपर है यानी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है, वो मेरी कंप्रेशन में स्ट्रांग है, जबकि टेंशन के अंदर वीक होती है। तो टेंसाइल जो स्ट्रेस है इसको मेरा क्या ले लेगा, रेनफोर्समेंट ले लेगा, यानी स्टील ले लेगा भाई। कंप्रेसिव स्ट्रेस को कौन लेगा, मेरा कंक्रीट लेगा। तो बेंडिंग कंप्रेस स्ट्रेस कितनी अपन को परमिसिबल करनी है, तो मैक्सिमम जो परमिसिबल अपन करते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। और कंप्रेसिव में भी कौन सा, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, दैट इज क्या होगी भाई, अपनी जो भी अपनी, अब जैसे इसका नाम अपन रखना चाहें तो कोड के अंदर जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर लिखा हुआ है, सिंबल इसका सिग्मा CBC, ठीक है। सिग्मा फॉर स्ट्रेस, C फॉर कंप्रेशन, बेंडिंग और कॉन्क्रीट, तीनों मेथड्स हो गए, ठीक है। तो ये मेरी क्या होगी, FCK अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो FC के अंदर। और FCK क्या है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यदि मैं बात करूँ जब डिजाइन मेथड की अपन बात करेंगे तो WSM यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंतर्गत जो सिग्मा CBC की जो वैल्यू है वो क्या होती है, FCK/3, यानी यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी ली जाती है, 3 अपन कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कॉन्क्रीट, ठीक है। और ये कौन से मेथड के अंतर्गत है, WSM के अंतर्गत है, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंतर्गत ये कंसीडर करिए अपने, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये तो मेरी क्या हो गई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये क्या है भाई, बेंडिंग कंप्रेसिव कह सकते हो, ठीक है। बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। ये मेरी कंक्रीट की बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या कंसीडर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, जो अपन टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, 10% होती है, या फिर कई बुक में ये लिखा रहता है कि 7 से लेके 15% के बीच में होती है किसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यदि आपको वैल्यू पूछा जाए तो कितनी होती है भाई, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10%, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं 7% to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कंक्रीट की जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसकी 10% क्या होती है, अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और इसका जो डायग्राम होता है, यदि अपन बात करें स्ट्रेस का जो वेरिएशन की अपन बात करें, वो भी ऑलमोस्ट कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑलमोस्ट
लीनियर, ऑलमोस्ट कैसा होता है भाई, लीनियर ही होता है, ठीक है, लीनियर ही होता है इसका, ऑलमोस्ट जो डायग्राम होता है वो ऑलमोस्ट लीनियर होता है। फिर अपन बात करें यदि जैसे जैसे अपन रेशियो की बात करें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रेशियो है, जैसे जैसे क्या होगा, ग्रेड बढ़ती जाएगी। जैसे मेरे M5 कॉन्क्रीट है, M10 कॉन्क्रीट है, M15 है, तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती जाएगी तो इसका रेशियो भी क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है, किसका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जब हायर ग्रेड की तरफ अपन चले जाते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है बेसिकली RCC स्ट्रक्चर के अंतर्गत, क्योंकि इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रहता है, क्योंकि ये जो रेशियो 10% तो पहले ही है, जैसे और बढ़ जाएंगे तो कम होता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए अपन मान के चलते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। फिर भी अपन यदि इसको कैलकुलेट करनी है तो आप क्रैकिंग मोमेंट के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप चाहो तो ये लाइन भी लिख सकते हो कि भाई जैसे जैसे इसका वेरिएशन बढ़ता है, ठीक है, तो रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेज, या फिर अपन लिख सकते हैं विद इंक्रीजेज, या फिर इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज, ठीक है, ऐसा ये ठीक रहेगा, इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, यानी कॉन्क्रीट की ग्रेड को आप बढ़ाते चले जाओगे तो उसका कंप्रेसिव टू टेंसाइल स्ट्रेंथ रेशियो भी बढ़ता चला जाएगा। सिंस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ concrete is ignored or less importance or have less importance, इसलिए इसकी ज़्यादा महत्वता भी नहीं भाई, जैसे जैसे इसकी वैल्यू क्या इग्नोर करते हैं या फिर इसको हटा देते हैं। फिर भी यदि आपको कैलकुलेट करनी है, however is calculated, या फिर it is calculated by cracking moment, ठीक है, calculated by value of cracked moment, ठीक है, क्रैक्ड मोमेंट या फिर क्रैकिंग मोमेंट, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो मोमेंट है उसके बाद क्रैकिंग है तो उससे आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी होगी इसकी। अब ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसको बेसिकली अपन क्या है, यदि मैं बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूँ, ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो मेरा क्या हो गया, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेसिकली जो बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसको अपन कह सकते हैं फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बेंडिंग का मतलब ही क्या होता है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो बेसिकली ये जो निकाली जाती है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसके अंदर क्या होगा, आप एक बीम सेक्शन लेंगे, इस बीम सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, लोड लगाएंगे, 2 पॉइंट प्रॉब्लम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लिया कि सपोर्ट है कोई, ये 2 सपोर्ट लगा दिए, सपोर्ट के ऊपर लोड लगाया, इस लोड की वजह से क्या हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसके अंदर जो फर्स्ट क्रैक का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपन टेस्टिंग जो इसकी है, जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो अपन कंक्रीट के अंतर्गत पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अभी यहाँ जो मैं बता देता हूँ आपको परमिसिबल वैल्यूज़ के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो एज पर IS कोड, एज पर IS 456/2000 कोड क्या मान के चलता है, ठीक है, वो अपन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एज पर 456 प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एज IS 456 इज प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट,
कंक्रीट, जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि एफ.सी.आर इक्वल्स टू √7/√FC_K। ठीक है, ये कोड रिकमेंड करता है कि आपको यदि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, FC_K, और ये जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, न्यूटन पर mm² के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या हो गया, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंतर्गत स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की जब अपन बात कर रहे हैं, इसको डिनोट किया जाता है FCS से कर सकते हो, FTS कर सकते हो या तो, ठीक है, या फिर आप इसको FES, जो भी आप करना चाहो। टेंसाइल स्ट्रेंथ है कौन सी वाली, फ्लेक्सुरल वाली। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या करते हैं, जैसे एक अपना सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, क्या होता है भाई, सिलेंड्रिकल मोल्ड है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, लाइन लोडिंग लगाते हैं, यानी इसके ऊपर से इस तरह से लोड लगाया अपन ने, लाइन लोडिंग। ठीक है, ये आपको साइड से दिख रहा है, यदि ये ऐसा सेक्शन है तो इसके ऊपर इस तरह से लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो इस लोड की वजह से क्या कर जाती है, यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, दोनों अलग अलग साइड के अंदर स्प्लिट हो जाता है, और यहाँ से जो इसकी जो स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, वो आती है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज PL अपॉन पाई DL। क्या होती है, 2P अपॉन पाई DL, 2P अपॉन पाई DL। ठीक है, ये क्या होगी, इसका डायरेक्ट फार्मूला हो गया FCS। ठीक है, तो FCS क्या होगी मेरी, 2P अपॉन में पाई DL। तो P क्या हो गया, ये जो लोड अपन ने लगाया मैक्सिमम, जिसके बाद में एक क्रैक फॉर्मेशन हुआ, पाई क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, D क्या हो जाती है, इस सिलेंडर की डाया हो जाती है। बेसिकली ये सिलेंडर की डाया है वो 150 mm बाई 300 mm का जो सेक्शन होता है, वो इसी को मोल्ड को अपन यहाँ रख लेते हैं। L क्या हो जाती है, उसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, और ये जो वैल्यू आती है, ये क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली FCS की जो वैल्यू है, दिस इज 2/3 ऑफ FCR। क्या होती है भाई, 2/3 ऑफ FCR। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, 2/7 इंटू 0.7/√FC_K। तो यहाँ से FCS की वैल्यू क्या हो जाएगी, FCS इक्वल्स टू दिस इज 0.45 FC_K, 0.45/√FC_K। आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कंपैरिजन करके निकाल सकते हो। अब यदि आपसे पूछे कि भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की अपनी जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितना होती है, तो वो होती है अपनी 2/3। कितनी होती है भाई, 2/3 होती है। और यदि डायरेक्ट यदि FCK के संबंध में रिलेशन पूछे तो क्या हो जाएगा, FCS इक्वल्स टू 0.45 FC_K। तो ये मेरी क्या होगी, अपनी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे हो गया है। फिर अपन से पूछता है कई बार कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, यदि वो भी आपको इसी रिलेशंस के अकॉर्डिंग निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, यदि अभी आपको क्या निकालनी, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की अपन बात करें, या फिर आप इसको कह सकते हो डायरेक्टली FCT। ठीक है, FCT डायरेक्ट ले लो इसको, FCT, या फिर डायरेक्ट को TT भी कर सकते हो, जो भी आप सिंबल देखना चाहो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर CD भी लिख सकते हो, CD कंक्रीट की डायरेक्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेटली होती है हाफ ऑफ द FCD इक्वल्स टू हाफ ऑफ FCR, और FCR की वैल्यू कितनी है, 0.7/√FC_K डिवाइड बाई 2। तो इसको यहाँ से अपन डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे भाई, ये हो जाएगा 0.35 FC_K अंडर द रूट, दिस इज FCD डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये आपकी हो गई। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सब कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात करें, कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो हैंस सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FC_K होती है।
ठीक है। उसके बाद में क्या आता है मेरा FCR, FCR का 2/3 क्या होता है मेरा FCS, और उसका हाफ कितना होता है भाई FCD, ठीक है। दिस इज द रेशियो। अब इसके अंदर क्या क्या है वो आप चाहो तो दोबारा लिख देता हूं मैं। FC की तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये ग्रेटर देन होती है किससे फ्लेक्सुरल टेंस, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद में क्या आएगी स्प्लिट टेंसाइल, स्प्लिट टेंसाइल, और उसके बाद में ये इसकी ग्रेटर देन किस क्या है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये तो अपने एक सिंपल सा रिलेशन निकाला है, ठीक है। अब इसी की कोड ने क्या दिया हुआ है परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ कंक्रीट की एक टेबल दी हुई है, तो वो टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इन सबको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। वो टेबल रहेगी परमिसिबल स्ट्रेसेस इन WSM, ठीक है। WSM यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर अपन लिखेंगे ग्रेड, ठीक है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। क्या लिखेंगे भाई ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं उसकी परमिसिबल स्ट्रेस कंप्रेशन में कितनी है एज पर WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहे हैं। तो कंप्रेशन के अंदर दो स्ट्रेस लिखेंगे अपन, डायरेक्ट कंप्रेशन यानी सिग्मा CC, एक होगा ना बेंडिंग कंप्रेशन सिग्मा CBC। उसी तरह से टेंशन के अंदर भी दो स्ट्रेस लिखेंगे अपन, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और बेंडिंग टेंशन, ठीक है। ये दोनों अपन लिखेंगे डायरेक्ट टेंशन और बेंडिंग टेंशन, टेंशन कर दो इसको, ठीक है। तो अब मैं ग्रेड वाइज में यहाँ पे वैल्यूज़ आपको बता देता हूँ, नोट करते जाइएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि M15 है, क्या है भाई M15 है, तो M15 के लिए डायरेक्ट कंप्रेशन के अंदर वैल्यू कितनी रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है डिवाइड बाई या 4 कर दोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी डिवाइड बाई 3 करने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी 5.0, ठीक है। वहीं यदि इसकी जो वैल्यू होती है सिग्मा CT की वो होती है 20, ठीक है। वहीं यदि आपको सिग्मा CVT निकालनी है तो बेसिकली देखो यहाँ तो आपको क्या है FCR लगाना है और √0.7 FCK, यानी जो भी ग्रेड है FCK की वैल्यू आप यहाँ 15 रखो, 20 रखो, 30 रखो, तो उससे ये सारी वैल्यूज़ तो आ जाएंगी एग्जैक्टली, ठीक है। ये सारी वैल्यू तो एग्जैक्ट आ जाएंगी। तो इसके लिए मैं बार बार वैल्यू नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया FCR इक्वल टू या फिर FCVT सिग्मा CVT जो भी है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, और इसका फॉर्मूला है अपने पास कोड ने जो दिया हुआ 0.7 √FCK। तो जो भी वैल्यू रखोगे वो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। बात कर लेते हैं अब हम इनकी। वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि M20 की वैल्यू बताइए आप, ठीक है, तो M20 का ऑलमोस्ट 4th कर दिया जाए, 1/4 कर दिया तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे इसका 1/3 करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली क्या आता है 7 का ये 3 गुना है 7.0, ठीक है। यदि मैं डायरेक्ट टेंशन स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो ये वैल्यू होती है मेरी 2.8। क्या होती है भाई 2.8। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं M25। तो M25 के लिए जो सिग्मा CC की जो वैल्यू है वो है 6, ये वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी 8.5, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 3.2। क्या आ जाएगी भाई 3.2। उसी तरह से अब मैं बात कर लेता हूँ M30। यदि M30 की बात की जाए तो डायरेक्ट कंप्रेशन में जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है उसकी 8, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 10, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरी डायरेक्ट कंप्रेशन वाली 3.6, ठीक है 3.6। नेक्स्ट अपन बात करते हैं M35, ठीक है। तो M35 के लिए जो डायरेक्ट सिग्मा CVC की जो वैल्यू होती है वो होती है 9, ये वैल्यू होती है इसकी। अब 35 को डिवाइड बाई करोगे तो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा अपना 11.5 एंड दिस स्ट्रेंथ इज 4। नेक्स्ट अपन बात करते हैं M40, ठीक है। तो M40 के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है अपनी 10.0, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 13
और ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 4.4। वहीं बात करते हैं अपन M45 के लिए ये जो वैल्यू रहेगी मेरी रहेगी 11, ये वैल्यू रहेगी मेरी 13 की जगह 14.5 एंड दिस वैल्यू इज 4.8। ठीक है। लास्ट यदि M15 से की वैल्यू आप पूछ ली जाए आपसे तो M15 की ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 12। ठीक है, 12.0 कह सकते हैं, 12 की बात है। 14.5 की जगह यहाँ हो जाएगा अपना 16 और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी मेरी 5.2। ठीक है, तो ये बेसिक वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है। देखो याद करने का आसान सा तरीका है, आप ऐसे याद कर लो। देखो इसके अंदर सिग्मा सीबीसी की बात करें 15 से स्टार्ट करना है, 15, 20, 25, 30, 35, ये तो हो ही गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 5, 6 सिर्फ 7 को छोड़ दिया अपन ने। ठीक है, तो 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ये वैल्यू सीधी याद होगी। ये ऑलमोस्ट क्या डिवाइड बाई 4 होती है। इसकी बात करें तो ये ऑलमोस्ट डिवाइड बाई 3 होती है। ठीक है, तो 5 या 15, 7 या 21 होता है, 8.5 का मतलब हो जाएगा, 10 का 30 हो जाएगा, 11.5 का हो जाएगा, 13 का 39 हो जाएगा, 14.5 का 45 हो जाएगा एंड दिस इज 16। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है भाई लोगों। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यूज़। ठीक है, क्लियर है सारी टेबल की? ठीक, तो ये अपनी क्या हो गई, परमिसिबल स्ट्रेसेस हो गई अपनी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंतर्गत। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी बात करते हैं अपन अब टेंसाइल रेनफोर्समेंट की। ठीक है, अपन ने कॉन्क्रीट का बात कर लिया था, अभी अपन बात कर रहे हैं स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट की अपन बात कर लेते हैं। देखो बेसिकली अपन बात कर रहे हैं स्टील एनफोर्समेंट की, तो स्टील को क्यों यूज़ किया जाता है ये अपन बार बार कह रहे हैं कि स्टील एनफोर्समेंट यूजली किया जाता है यूज़ टेंशन को लेने के लिए। ठीक है, कंक्रीट के अंदर जो भी टेंशन आती है उसको कौन ले ले, मेरा स्टील एनफोर्समेंट ले ले। ठीक है, तो एक तो इसका क्या हो गया, मेन यूज़ हो गया। ठीक है, तो स्टील एनफोर्समेंट यूज स्टील रेनफोर्समेंट mainly used for taking tension of concrete, यानी कंक्रीट के अंदर जो भी टेंशन स्ट्रेस जनरेट होते हैं उसको बियर करने के लिए अपन क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से टाइप के प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली सबसे पहले अपन बात करते हैं माइल्ड स्टील की। क्या बात कर रहे हैं भाई, माइल्ड स्टील की, माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट, इसको बेसिकली शो किया जाता है Fe250। ठीक है, यदि आपसे Fe250 भी लिखा हुआ है दैट मीन्स क्या है, माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट की ही बात वो आपसे कर रहा है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट भी दो तरह का यूज़ किया जाता है, एक तो अपना होता है ऑर्डिनरी, एक होता है हॉट रोल्ड। एक तो अपना क्या होता है भाई, ऑर्डिनरी, और एक होता है अपना हॉट रोल्ड। ठीक है, दो तरह का माइल्ड स्टील बेसिकली स्ट्रक्चर्स के अंदर, स्टील स्ट्रक्चर के अंतर्गत यूज़ किया जाता है। एक अपना आता है मीडियम टेंसाइल स्टील रेनफोर्समेंट, सेकंड आता है अपना, ये पहला हो गया, सेकंड आता है मीडियम टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर मीडियम टेंसाइल स्टील रेनफोर्समेंट Fe350, इसको अपन क्या कह देते हैं भाई, Fe350। ठीक है, इसके अंदर भी अगेन दो आते हैं, ऑर्डिनरी एंड हॉट रोल्ड। ठीक है, फिर आता है अपन तीसरा अपना आता है हाई स्ट्रेंथ स्टील। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा आती है, इसमें 2-3 ग्रेड आपको मिल जाएंगी।
Fe415 मिल जाएगी, Fe500 मिल जाएगी, Fe550 भी मिल जाएगी कई जगह, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं। यहाँ जो 250 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो ईल्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। इसका मतलब है इसकी 350, इसकी 415, 500 और 550, इन तीनों ग्रेड का यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। तो अब जो हाई स्ट्रेंथ आता है, इस हाई स्ट्रेंथ के अंतर्गत भी अपन को सब टाइप पढ़ने होते हैं, ठीक है। एक अपना आता है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, यानी कि आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ की जाती है HYSD बार्स, ठीक है। इनको अपन क्या कहते हैं, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाई स्ट्रेंथ या फिर हाई ईल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ में भी ईल्ड और लगा लो, अब वाई भी है ना साथ में। हाई ईल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ठीक है। एक तो अपना क्या हो गया HYSD, सेकंड अपना आता है TMT, आपने बहुत नाम सुना होगा, टाटा TMC सरिया, ठीक है, टाटा TMT सरिया। तो इसका मतलब क्या होता है, थर्मोमैकेनिकल, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे हुई है, थर्मोमैकेनिकल इसको ट्रीट किया हुआ है अपन ने, ठीक है। थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, TMT, ठीक है। बार्स है तो सारी बार्स लगा देंगे। एक अपना आता है CTD का मतलब होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार, ठीक है। अब देखो जो कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार होती है, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, लेयर्स की टर्म में होती है, क्या होती है, इसके अंतर्गत 3 लेयर्स पाई जाती हैं, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो इनर पार्ट होता है उसको अपन बोल देते हैं सेंट्रल कोर, इनर पार्ट को बोल देंगे सेंट्रल कोर, ठीक है। बीच में जो रहेगा उसको कहेंगे आउटर रिम एरिया, फिर टफ और हाई स्ट्रेंथ का बनाया जाता है, और सबसे ऊपर की जो लेयर है वहाँ पे एक एंटी करोसिव ट्रीटमेंट कर दिया जाता है आउटर सरफेस का, ठीक है। तो सबसे अंदर का जो पोर्शन है वो क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, जो कि इसको डक्टाइलिटी देता है। वो क्या देता है, सॉफ्ट पोर्शन होगा वो क्या देगा, डक्टिलिटी देगा। तो ये तो मेरा क्या हो गया, सेंट्रल कोर एरिया हो गया, जो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा और हाई डक्टाइल होगा, सॉफ्ट एंड हाई डक्टाइल, ठीक है। इसका जो आउटर वाला सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ठीक है, ये थोड़ा क्या होता है, टफ होता है। ये कैसा होता है भाई, टफ होता है। ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा कैसा रहेगा, टफ रहेगा। आउटर रिम एरिया जो टफ और हाई स्ट्रेंथ होता है, आउटर रिम एरिया टफ एंड हाई स्ट्रेंथ। और इसके सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है इस तरह से सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर, जो कि इसको कोरोजन से बचा के रखती है, ठीक है, जो कि इसको कोरोजन से बचा के रखती है। तो उसको नाम दे दिया एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट ऑफ आउटर सरफेस, एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट ऑफ आउटर सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली TMT जो सरिया है उसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है, TMT बोल लो या फिर इसको CTM बोल लो। ये बेसिक प्रॉपर्टी जिसकी यहाँ पे अपन कंसीडर करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यील्ड स्ट्रेसेस की, ठीक है। तो ये तो अपना क्या हो गई, स्ट्रेसेस, यानी अपन ने स्टील के टाइप्स पढ़ लिए। अब अपन बात करते हैं कि कितना अपन को इसके अंदर परमिसिबल स्ट्रेसेस देना है। जैसे अपन ने कंक्रीट के अंदर जो कोड था उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या पढ़नी थी, अपन ने परमिसिबल स्ट्रेसेस पढ़ ली थी। एक आपको बात याद रखनी है, जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो चाहे स्टील की कोई सी भी ग्रेड हो, सबके लिए क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ठीक है, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो भी आप कहना चाहो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ठीक है। तो इसकी वैल्यू स्टील की चाहे कोई सी भी ग्रेड हो, ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², इसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। अफेक्ट क्यों नहीं होता है, बेसिकली देखो जब भी अपन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो कोई भी ग्रेड का हो वो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम रहती है। स्ट्रेस इन स्ट्रेन की जो वैल्यू है, चाहे कोई भी फॉर एनी ग्रेड और टाइप ऑफ स्टील, तो यंग्स मॉडल्स की वैल्यू है वो यही रहती है, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। परमिसिबल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस इन स्टील। तो अभी अपन बात करते हैं परमिसिबल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस इन स्टील, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं पहले माइल्ड स्टील की। पहला मैं बात कर रहा हूँ माइल्ड स्टील की, ठीक है। देखो माइल्ड स्टील को अपन क्या लिखते हैं, ये तो अपन को पता है, ग्रेड ऑफ माइल्ड स्टील इज Fe250। आपसे ग्रेड पूछा जाए माइल्ड स्टील क्या होती है, द ग्रेड ऑफ माइल्ड स्टील इज Fe250। क्या होती है भाई, Fe250, ठीक है। इसके अंदर Fe तो क्या है, आयरन को शो कर रहा है, Fe किसको शो कर रहा है भाई, आयरन को, और जो 250 है वो किसको शो कर रहा है, ईल्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ईल्ड स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ईल्ड स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये तो नोटेशन से ही अपन ने देख लिया कि इसकी ईल्ड स्ट्रेंथ कितनी है और ये कितनी है। तो अब जब अपन बात करते हैं कितना अपन को परमिसिबल करना है, तो Fe250 परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो देखो जब अपन बात कर रहे हैं किसकी, Fe250 की परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ की अपन बात कर रहे हैं, तो इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा अपन 80 कर देते हैं या फिर ST कर दो, ठीक है। सिग्मा परमिसिबल के लिए हो गया S स्टील फॉर टेंसाइल, ठीक है। तो ये जो वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है 140 न्यूटन पर mm²। कितनी ली जाती है भाई, 140 न्यूटन पर mm², ठीक है। और इसमें भी याद रखना है, यदि मेरी जो स्टील की जो बार है, जो भी मैं सरिया यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी डाया कितनी हो मेरी, अप टू 20 mm डाया, ठीक है। तो अप टू एंड 20 mm डाया ऑफ बार। यदि बार की डायमीटर 20 mm या फिर 20 से कम है तो उस केस के अंदर तो अपन कितने लेंगे, 140 लेंगे। वहीं यदि 20 mm से ज़्यादा इसकी डाया हुई तो जो अपन सिग्मा ST की वैल्यू है वो कितनी लेंगे, 130 न्यूटन पर mm²। इफ़ जो बाया है वो क्या हो, बार की जो डाया है वो ग्रेटर देन कितनी हो, 20 हो। फोर बार्स ग्रेटर देन 20 mm डाया। यदि 20 mm की 20 mm की डाया से ज़्यादा की बार है तो उस केस में अपन क्या लेंगे भाई, टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना लेंगे, ठीक है। तो ये तो मेरी क्या हो गई, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉर कंप्रेशन, ठीक है। फॉर Fe250 परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेस या फिर स्ट्रेंथ, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितनी लेनी है अपन ने, ये लेनी है अपन ने 130, ठीक है। चाहे कोई सी भी बार हो, तो सिग्मा SC की जो वैल्यू है वो लेनी है अपन को 130 न्यूटन पर mm², सॉरी, ठीक है। तो ये केस तो हो गया अपना किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट, माइल्ड स्टील के बाद अपन ने कौन सी पढ़ी, मीडियम टेंसाइल स्टील। सेकंड जो था अपना मीडियम टेंसाइल स्टील, ठीक है।
मीडियम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। यदि इसकी बात यदि आपसे की जाती है तो इसके लिए जो वैल्यू रहेगी मेरी क्या रहेगी, सिग्मा एस टी और सिग्मा एस सी की वैल्यू 190 एंड सिग्मा एस टी सिग्मा एस सी दैट इज 190 न्यूटन पर mm²। क्लियर, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंतर्गत। ठीक है, वहीं अपन यदि बात करें कि HYSD की, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार की, नंबर 3 हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। ठीक है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। ठीक है, HYSD, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं अपन, HYSD। यदि HYSD बार की बात हो रही है तो बेसिकली देखो, एक तो ये बनाई कैसी जाती है, हॉट रोल्ड प्रोसेस है। हॉट रोल्ड प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पहले आयरन को गर्म किया जाता है, फिर जो भी मोल्ड है उनके अंदर उसको डाल दिया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग तो क्या होती है इसकी, हॉट रोल्ड प्रोसेस से होती है, और इसके अंदर मेनली दो कैटेगरी पाई जाती हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय हॉट रोल्ड प्रोसेस। इसके अंदर जो मेन है दो कैटेगरी ज़्यादातर अपन यूज करते हैं। ठीक है, इट एग्जिस्ट इन टू कैटेगरीज। अब टू कैटेगरी के अंतर्गत भी अपन बात करते हैं सीधा ही। ठीक है, फॉर बोथ Fe415 एंड Fe250, फॉर बोथ Fe415 एंड Fe500, इन दोनों की अपन बात करें तो यदि सिग्मा एस टी की बात करें तो सिग्मा एस टी की जो वैल्यू है वो क्या ली जाती है, 230 न्यूटन पर mm² ली जाती है। वहीं सिग्मा एस सी यानी कंप्रेशन की बात करें, सिग्मा एस टी मतलब टेंशन है और सिग्मा एस टी मतलब क्या है, कंप्रेशन है, तो ये कितना लेंगे अपन, 190 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो गई, बेसिक वैल्यूज़ हो गई जो कि अपन को कंसीडर करके चलनी है टेंशन के अंतर्गत और कंप्रेशन के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर हो गई सारी कहानियाँ। ठीक, चलो अब उसके बाद और अपन आगे बढ़ते हैं। एक टेबल भी है, एक टेबल बना देता हूँ, इसको टेबुलर फॉर्म में ले आता हूँ डेटा को पूरे को, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो अब इस टेबल के अंदर मैं डेटा रखता हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो भी सेक्शन है, सीरियल डाल लो या फिर जो भी सेक्शन है ए। ठीक है, ए के अंदर मैं बात कर रहा हूँ पहले इन टेंशन। किसकी बात कर रहे हैं भाई, जब मेरी बार जो क्या है इन टेंशन के अंतर्गत है। ठीक है, अब टेंशन के अंतर्गत भी अपन को दोनों चीज़ याद रखनी है। इफ़ फाई की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 20 mm है। क्या है भाई, लेस देन 20 mm है, और एक जो डाया बार है वो ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू 20 mm है। ये दोनों चीज़ यहाँ पे याद रखनी, सॉरी इक्वल ऊपर वाले के अंदर था पहले भी। ठीक है, तो इसके यदि टेंशन में यदि आपसे पूछा जाए माइल्ड स्टील के लिए, यदि मेरी डाया बार क्या है 20 mm या उससे कम है, तो उस केस में वैल्यू कितनी रहेगी अपनी, 140 न्यूटन पर mm²। ठीक है, वहीं यदि डाया बार बढ़ जाएगा तो मेरे को क्या कर देना है यहाँ पे 130 न्यूटन पर mm²। क्लियर। ठीक है, उसी तरह से यदि मेरी माइल्ड स्टील की बात, मीडियम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू है वो दोनों के लिए क्या रहेगी, 190 ही रहेगी। ठीक है, 190 न्यूटन पर mm², और HYSD के लिए जो वैल्यू रहती है मेरी क्या रहती है, 230 न्यूटन पर mm²। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बी। यदि आप कंप्रेशन की बात करो, ठीक है, इन कंप्रेशन इन कॉलम, इन कंप्रेशन इन कॉलम के अंतर्गत यदि कंप्रेशन लग रहा है तो उस केस के अंतर्गत वैल्यूज़ मेरी क्या रहेंगी। ठीक है, तो माइल्ड स्टील के लिए जो कंप्रेशन के अंदर वैल्यू रहेगी वो रहेगी मेरी 130 न्यूटन पर mm²। ठीक है, वहीं मीडियम टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए जो वैल्यू रहेगी मेरी क्या रहेगी भाई, 130 न्यूटन पर mm², और इसके लिए जो वैल्यू रहेगी 190 न्यूटन पर mm², इसके लिए वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि मेरा क्या है, कंप्रेशन है इन बार, इन बीम और स्लैब। कंप्रेशन इन बार, यानी बार के अंतर्गत कंप्रेशन आ रहा है, और ये बार कहाँ यूज की रहेंगी, इन ए बीम
इन ए बीम एंड स्लैब, बीम या फिर स्लैब, ठीक है, बीम और स्लैब when resistance of the concrete is taken into account, when compressive resistance is taken, resistance मतलब compressive resistance is taken या फिर resistance of concrete is taken, यदि आप रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्क्रीट को भी उसके अंदर क्या कर रहे हो, कंसीडर करके चल रहे हो, तो उस केस के अंदर अपन यदि बात करें तो ये जो वैल्यूज़ रहेंगी मेरी, जो भी वैल्यूज़ रहेगी, ठीक है, उस वैल्यू के साथ में क्या कर दूंगा, मैं मॉड्यूलर रेशियो से गुणा करके चलूंगा, ठीक है। तो मैं कितना मान के चलूंगा, 1.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा सीसी, ठीक है, ऑफ सिग्मा, यानी कि मॉड्यूलर रेशियो का भी क्या लेना है, 1.5 टाइम्स आपको यहाँ पे कंसीडर करके चलना पड़ेगा। और मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस के अंतर्गत, इन WSM मॉड्यूलर रेशियो इज 280 अपॉन में 3 सिग्मा CBC, ठीक है। इन WSM मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है भाई, M 280 अपॉन में 3 सिग्मा CBC। और यदि जनरली आपसे पूछा जाए मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है भाई, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दी कॉन्क्रीट होता है, ठीक है। जबकि अपन कोड क्या प्रोविजन रिकमेंड करता है, 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने देखी कि कितनी परमिशिबल स्ट्रेसेस की वैल्यूज होती हैं, चाहे कॉन्क्रीट की बात करो, चाहे स्टील की, चाहे कॉन्क्रीट मेरा कंप्रेशन के अंदर है, टेंशन के अंदर है, डायरेक्ट टेंशन है, बेंडिंग टेंशन है, ठीक है, फ्लेक्सुरल टेंशन है या फिर स्प्लिट टेंशन है। तो सारी स्ट्रेसेस की वैल्यू अपन ने आज क्लास के अंदर कवर करी, बाकी पढ़ेंगे अपन अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।